मुझे कब बोलना है बोलो। हॅलो, नमस्कार. आपण बऱ्याच दिवसानंतर आज भेटतो आहोत. आज मी दोन्ही भाषा मराठी आणि हिंदी याच्यामध्ये बोलणार आहे. मैं दोनों भी भाषा में बोलूँगा, मराठी और हिंदी. लास्ट माझं जे फेसबुक लाईव्ह झालं त्यावरती आपण लॉकडाऊननंतरचं आयुष्य कसं असेल याविषयी आपण चर्चा केली होती. आपल्या प्रश्नांना मी उत्तरं दिली होती. त्यावेळेस अपेक्षा ही होती की लॉकडाऊनवरती परत बोलण्याची वेळ येऊ नये. अनफॉर्च्युनेटली 1.5 महिन्यानंतर ती वेळ आज आपल्या सर्वांवरती आलेली आहे. अब 1.5 महीने के बाद जब से मिशन बिगिन अगेन चालू हुआ है, 3 जून को मिशन बिगिन अगेन जो चालू हुआ है, उसके बाद की स्थिति हर दिन ख़राब होती जा रही है. और इसलिए हमें फिर से एक बार ये सोचने पे मजबूर कर दिया है जो रास्ता हमने चुना है या सही है या उसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है. और इसलिए फिर से मैं आपको मैं ये बातचीत के द्वारा मेरे जो व्यूज़ है, शासन की जो गाइडलाइंस है और शहर के लिए और सबके लिए जो अच्छा है इसके बारे में बातचीत कर रहा हूँ. याचा मुख्य उद्देश एवढाच आहे की आपण जर स्टॅटिस्टिक्स बघितलं 3 जून पूर्वीचं आणि 3 जून नंतरचं नागपूर शहरातलं, तर नागपूर शहराची स्थिती काय होती. तर नागपूर शहराची स्थिती आपली 3 जून अगोदर 400च्या आसपास केसेस होत्या, डेथ 11 होत्या. आज जवळजवळ 2400पेक्षा जास्त केसेस आहेत, डेथ 38 आहेत. आपण मध्ये जवळजवळ डबलिंग रेट म्हणजे किती दिवसामध्ये कोरोनाच्या केसेस डबल होतील तो 50 दिवसापर्यंत आपण गेलो होतो. आज तो 24 दिवसापर्यंत आलेला आहे. CFR म्हणजे डेथ रेट जो जवळ आपला 1% खाली होता. म्हणजे ज्यावेळेस 100 केसेस पॉझिटिव्ह येतात त्यावेळेस डेथ किती होतात कोविडचे, ते 1%पेक्षा खाली होत्या. म्हणजे 0.95 पर्यंत आपण गेलो होतो. परंतु आज तोच CFRचा डेथ रेट आहे तो 1.56. म्हणजेच 100 व्यक्ती पॉझिटिव्ह झाल्या तर जवळजवळ 1.5 व्यक्ती मरण पावतील इथपर्यंत वाढलेला आहे. नवीन एक संकल्पना आहे की R नॉट व्हॅल्यू, म्हणजे एक व्यक्ती इन्फेक्ट झालाच तर त्याच्या अनुषंगाने तो किती व्यक्तींना इन्फेक्ट करेल याच्यावरती इन्फेक्शन कमी होईल का जास्त होईल त्या R नॉट व्हॅल्यू म्हणतात. ती आपली सर्वसाधारणपणे स्टार्टिंगला जी वाढलेली होती ती मध्ये आपण 1.1 म्हणजे एक व्यक्ती पॉझिटिव्ह झाला तो फक्त 1.1 व्यक्तीला पॉझिटिव्ह करेल असं होतं. आज ती व्हॅल्यू 1.2च्या पुढे गेलेली आहे. म्हणजे एक व्यक्ती पॉझिटिव्ह झाला तो 1.2 व्यक्तीला तो पॉझिटिव्ह करणार आहे हा त्याचा अर्थ होतो. आणि म्हणून आपला मुख्य टार्गेट हे आहे की आपल्या केसेस कमी ठेवणं, डेथ रेट ॲब्सोल्युटली कमी किंवा नसणं हे मुख्य टारगेट है. हमारा सबसे बड़ा इशू जो है कि केसेस बढ़ रहे हैं और उसके साथ डेथ जो बड़ा है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है. 45 डेज मिशन बिगिन अगेन नंतर, मिशन बिगिन अगेन के बाद 45 डेज में हमारे लगभग 3 गुना ज़्यादा डेथ बढ़े हैं. और ये बहुत चिंताजनक बात है हम सब के लिए. अगर यह हमें रोकना है तो मैंने जस्ट लास्ट फेसबुक लाइव में जहाँ बोला था कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो लाइफस्टाइल चेंज करने की. और मैंने लाइफस्टाइल चेंजेस में क्या बताया था वो भी मैं याद करा दूं कि हमारे जीने का जो तरीका है, हमारे जो रहने का जो तरीका है, हमारे खाने का जो तरीका है, बात करने का तरीका है, लोगों के साथ मिलने का जो तरीका है, इसमें बदलाव लाने पड़ेंगे, चेंज करना पड़ेगा. वो कोविड कंप्लायंट गाइडलाइन जो है उस हिसाब से हमें करना पड़ेगा, ये हमने बोला था. हालांकि जैसे मिशन बिगिन चालू हुआ उसके बाद ये जो चेंजेस है वो लोगों ने आत्मसात नहीं किए, अंगीकारलेले नाही आहेत, पाळले जात नाही आहेत आणि पर्यायानं आज आपला इन्फेक्शन रेट खूप मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे. आणि म्हणून मिशन बिगिन अगेन चालू केल्यानंतर त्या काही गाईडलाईन्स होत्या, त्या गाईडलाईन्स न पाळल्यामुळं आज नागपूर शहरात, नागपूर जिल्ह्यात किंवा इतरत्र केसेस वाढत आहेत. मी नागपूर शहराच्या बाबतीत बोलू शकतो. आणि म्हणून 45 दिवसाच्या आसपास
जर केसेस 2000पेक्षा जास्ती वाढत असतील, 45 दिवसामध्ये जर त्या केसेस डेथ ह्या 27 डेथ होत असतील आणि पहिल्या 3.5 महिन्यांमध्ये फक्त 11 डेथ होत असतील, तरी आपण कुठंतरी चुकतोय हे आपल्याला बघावं लागेल. आणि म्हणून मिशन बिगिन अगेन चालू करताना स्टेप बाय स्टेप आपलं सर्व जीवन जे आहे, सार्वजनिक जीवन जे आहे ते कसं योग्य प्रकारे चालेल, आपली आर्थिक व्यवस्था कशी चालेल, आपलं सामाजिक आयुष्य कसं चालेल, हे स्टेप बाय स्टेप गव्हर्नमेंटने उघडायचं ठरवलेलं आहे. आणि म्हणून त्या दृष्टिकोनाने स्टेप बाय स्टेप एक ॲक्टिव्हिटी मोकळी करून, परंतु रेग्युलेटेड फॉर्ममध्ये नियमाच्या आधारित हे नियम पाळून हे चालवलं जायला पाहिजे होतं, अशा दृष्टीने ते निर्देश होते आणि आहेत. परंतु आपण सर्वांनी ते जर नियम पाळले नाहीत, जे की आता दिसतंय की परिपूर्णपणे हे नियम पाळले जात नाही, आणि म्हणून आज आपल्यावरती ही वेळ आलेली आहे की आपला लॉकडाऊन करायचं का कर्फ्यू लावायचा. ही वेळ का आली, तर आपण सर्वजण मिळून या नियमांचा भंग करत आहोत, हे नियमांचं पालन करत नाहोत. ये हम इसलिए हो रहा है कि हमारे जो रूल्स है, रेगुलेशंस है मिशन बिगिन अगेन के, उसमें रेगुलेटेड फॉर्म में हमें रहना है. वो रूल्स और रेगुलेशन और नॉर्म्स कोविड-19 कंप्लायंट जो होना चाहिए वो हमें फॉलो करना है, वो नहीं हो रहा है. इसलिए केसेस बढ़ रहे हैं, डेथ रेट बढ़ रहा है, और इसका इम्पैक्ट ये होगा कि फिर से एक बार लॉकडाउन और फिर से एक बार कर्फ्यू. ये आप गवर्नमेंट में एनएमसी पे फोर्स कर रहे हो, अथॉरिटीज़ पे फोर्स कर रहे हो. ये मुझे अच्छी तरह से पता है कि लॉकडाउन ये फाइनल सॉल्यूशन नहीं है. इंटरिम हो सकता है, कर्फ्यू ये फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, इंटरिम हो सकता है. लेकिन ये इंटरिम कितने दिन करेंगे, कितने लोगों की इतनी तकलीफ होती. ये अगर हमें नहीं चाहिए तो हमारा बिहेवियरल चेंजेस हमें करने पड़ेंगे. जब तक हमें बिहेवियरल चेंजेस हमारे लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते, तब तक ये लॉकडाउन रखना पड़ेगा, कर्फ्यू लगाना पड़ेगा. अगर ये नहीं होता है तो बहुत स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट इसका होगा. इसलिए जो हमारे बिहेवियरल चेंजेस है, हमारे लाइफस्टाइल है, उसको चेंज करना इज़ द लास्टिंग सॉल्यूशन. हमें ये मान के चलना है कि हमारे सामने हम जिसको भी मिल रहे हैं, हर एक आदमी कोविड पॉजिटिव है, ये मान के चलना है और उससे हमें प्रोटेक्ट होना है. अगर हमें खुद को कोविड पॉजिटिव है तो हम दूसरे को कोविड पॉजिटिव नहीं होने देंगे, इन्फेक्शन नहीं बढ़ाएंगे. ये तरीके से ही हमें बिहेव करना है. अगर ऐसे ही किया तो ही हम जो कोविड-19 का स्प्रेड, कोविड-19 जो वायरस है उसकी चेन ब्रेक कर सकते हैं. और जब तक हम चेन ब्रेकिंग नहीं करेंगे तब तक ये बढ़ता जाएगा. आज 2400 केसेस है, कल 5000 होंगे, परसों 10,000 होंगे. आज जो 38 डेथ है, कल 100 होंगे, 500 होंगे. हम कब ये लाइफस्टाइल चेंज करेंगे? जब हमारे खुद के कोई रिलेटिव, गॉड फॉरबिड, देवानी हे करू नये की आपल्यामधला कुणी आप्तेष्ट नातेवाईक याच्यामुळे जर डेथ झाला, त्यानंतर जाग येण्यात काही अर्थ नाही आहे. ती जाग आत्ता आपण अंगीकारली पाहिजे. ते बिहेवियर आपण आत्ता स्वतः चेंज केलं पाहिजे. फक्त बोलून चालणार नाही. अनेक जण म्हणतात लॉकडाऊन करू नका. 90% लोक लॉकडाऊन पाळतात, नियम पाळतात, 10% पाळत नाही. परंतु जे बोलणारे असतात ते सुद्धा लॉकडाऊनचे नियम पाळत नाही. ते सुद्धा आपल्या ज्या गाइडलाइंस आहेत त्या पाळत नाही. हर एक कोई बोलता है कि यस सबने नॉर्म्स अडॉप्ट करना चाहिए, लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, लेकिन खुद नहीं करते. अगर हम मास्क नहीं पहनेंगे तो क्या होगा? आपने अभी देखा होगा कि मैं बोलना चालू करने के पहले मेरे मुंह पे मास्क था, मैंने बाजू में रखा, आपके साथ बोल रहा हूँ इसलिए डिस्टेंस रख के. ये जो मास्क पहना है इससे 90% इन्फेक्शन रोका जा सकता है. सही तरीके से पहना और कंटिन्यूसली पहना. तो आप मास्क लगाओगे, गले पे लगाओगे, वो गला प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है. वो मास्क आपको, आपके मुंह को, आपके नाक को ढक देगा और कोई किससे वो ड्रॉपलेट आता है तो हमारे नाक और मुंह में नहीं जाएगा. इसलिए मास्क वही होना चाहिए. सिर्फ मास्क पहनना जरूरत नहीं, वो ठीक तरीके से वो कंटिन्यूसली पहनना जरूरत है.
इससे 90% तक का इन्फेक्शन सही तरीके से पहने और डिस्टेंस रखे तो प्रिवेंट किया जा सकता है। आप मार्केट में जाओ, देखो तो ये पता चलता है 20%, 30%, 40% लोग मास्क ही नहीं पहनते तो गलत तरीके से पहनते हैं। डिस्टेंस नहीं मेंटेन होता है। सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग जिसको बोले 5 to 6 फीट मिनिमम डिस्टेंस रखना है, वो भी नहीं मानते। मार्केट को हमने बोला है इवन ऑड डे पे चलाओ, दोनों तरीके पे चल रहे। जो मार्केट खुल रहे, शॉप्स खुल रहे, उसमें नॉट मोर दॅन 5 पीपल ॲट ए टाइम। एका वेळेस एका शॉपमध्ये 5 पेक्षा जास्त व्यक्ती असता कामा नाही, हे बघितलं। 10 लोक, 20 लोक, 25 लोक असे त्याच्यामध्ये असतात। मग हे जर आपण करणार असू, हे नियमांचं पालन करणार नसू, मग शॉप्सला, मार्केट्सला जी परमिशन दिली आहे ती बंद करण्याच्यावरती उपाय होऊ शकतो का? निश्चित होऊ शकतो। मग यांनी सर्वांना त्रास होणार। मग हा त्रास सर्वांना करून द्यायचा आहे का सर्वांनी आपले रेग्युलेशन जे कोविड-19चे ते पाळायचे? हा निर्णय आपल्या बिहेवियरमधून, ॲक्शनमधून दिसला पाहिजे, फक्त बोलून चालणार नाही। आणि म्हणून गेल्या काही दिवसापासून मी आवाहन करतो आहे की कृपया करून आपले जे नॉर्म्स आहेत ते पाळा। ते जर पाळले तर आपण लॉकडाऊन किंवा कर्फ्यू अवॉइड करू शकतो। ते करण्यासाठी आपल्या सर्वांची मदत आवश्यक आहे। आणि मदत म्हणजे काय? आपल्या सर्वांकडून हे बिहेवियर अपेक्षित आहे। घराच्या बाहेर फक्त आणि फक्त अत्यावश्यक गोष्टी, अत्यावश्यक गरजांसाठी आवश्यक असेल त्याच वेळेस पडलं पाहिजे। अपन लॉकडाउन ओपन केलं है रेगुलेटेड फॉर्म में, हमने लॉकडाउन खुला किया है सिर्फ रेगुलेटेड फॉर्म में, नॉर्म्स के साथ। उसमें ये बोला है कि जरूरी पड़ने पर ही, जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकले। और विशेष रूप से जो सीनियर सिटीजन्स है उसके साथ जो बच्चे हैं उन्होंने घर के बाहर ही नहीं जाना है एक्सेप्ट फॉर मेडिकल इमरजेंसी। और ये अगर हम नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा। हमारे यहाँ आपने देखा होगा 22-23 साल के लड़के लड़कियों की भी डेथ कोविड की वजह से हुई है। तो इसका मतलब हम बाहर घूम रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले बात, घर से बाहर तभी जाओ जब आपको जाने की बहुत ज़रूरत होगी तब। और जाना है तो घर में से सिर्फ एक ही आदमी जाए और वो बाहर जाते समय पूरी सावधानी बरते, उसमें मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे। 2 व्हीलर पे जाते हो 2 आदमी 3 आदमी मैंने देखा है, जबकि कोविड-19 की गाइडलाइन की एक ही आदमी 2 व्हीलर पे जा सकता है। अब मुझसे सवाल पूछे जाते हैं कि हमें ऑफिस में जाना है, मैं ड्राइव नहीं कर सकता हूँ, मैं कैसे जाऊँ? हर एक के अलग प्रॉब्लम होंगे। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, नॉर्मल सिचुएशन है नहीं। आपको इन्फेक्शन न हो इसीलिए एसेंशियल चीज़ें के लिए 2 व्हीलर और 4 व्हीलर अलाउ किया है। नॉर्मल लाइफ जैसा आप जस्ट घूमने निकलो इसलिए नहीं है। 4 व्हीलर में ये बताया गया है ड्राइवर प्लस 2 पीपल। मैंने पाया 5-5, 6-6 आदमी 4 व्हीलर में बैठे हैं। बहुत लोग तो मास्क के बिना ही 2 व्हीलर 4 व्हीलर चला रहे हैं। ऑटो रिक्शा हमने बंद की है, अलाउड नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट में अलाउड नहीं की, यहाँ भी अलाउड नहीं है, सिर्फ इमरजेंसी पर्पज़ के लिए अलाउ किया। और जब जाते हो उस टाइम एक ही आदमी अलॉन्ग विद द ड्राइवर चाहिए। मैंने 5-5, 6-6 आदमी ऑटो रिक्शा में बैठे हैं, घूम रहे हैं, तो इन्फेक्शन तो बढ़ेगा ही। शॉपकीपर्स इवन ऑड डे नहीं मानते। टाइमिंग 9 to 7 दिया है, 9 in the morning to 7 in the evening। क्या हो रहा है? रात के 9 बजे तक चला रहे हैं। 5 की जगह 10-10 आदमी वहाँ पे चल रहे हैं। मैं खुद देखा हूँ, मैं खुद रास्ते पे गया हूँ। अधिकारी जा रहे हैं, फाइन कर रहे हैं। पहला मेरा फाइन ₹1000 था, अब मैंने उसको 10,000 तक बढ़ा दिया है। अभी इससे भी बात नहीं आओगे तो उसको 50,000 से 1 लाख करने में मैं सोचूंगा नहीं। ये करने का मतलब आपसे फाइन कलेक्ट करने का नहीं है, आपका बिहेवियरल चेंज लाने का यही मेरा उद्देश्य है। और जब तक हम सब मिलके, आप, मैं, आपके फ्रेंड, आपके फैमिली, एवरीबडी, ये जो बिहेवियरल चेंजेस नहीं लाते तब तक ये कोरोना वायरस की चैन हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिसको प्रोफिलैक्टिक मेजर्स जो बोलते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स, ये डिजीज ऐसा है अभी तक पूरी इसकी जानकारी नहीं है। ये आरएनए वायरस है, ये म्यूटेट बहुत जल्दी हो रहा है। जो वायरस यहाँ है हो सकता है कि बॉम्बे में दूसरा है, मुंबई में दूसरा है, पुणे में दूसरा है, दिल्ली में तीसरा है, हो सकता है। उसका रिसर्च अभी चल रहा है। इसलिए इससे सबसे अहम तरीका एक ही है, प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन कैसे किया जाए?
हमारे बिहेवियर पे, खुद के बिहेवियर पे डिपेंड करता है। हम अगर बिहेवियरल चेंजेस नहीं रहेंगे, कोविड कंप्लायंट बिहेवियर जिसको बोलते हैं, वो नहीं करेंगे तो ये बढ़ता ही जाएगा, डेथ बढ़ेंगी और उससे हमारे सोशल और इकोनॉमिक लाइफ, कल्चरल लाइफ, हर एक पार्ट पे हमें इम्पैक्ट करेगा। अगर इसे हमें रोकना है तो हमें नॉन कोविड बिहेवियर को रोकना पड़ेगा और कोविड कंप्लायंट बिहेवियर को बढ़ावा देना पड़ेगा। खुद को बढ़ावा करना पड़ेगा, हमारे फैमिली मेम्बर्स को करना पड़ेगा, हमारे फ्रेंड्स जिससे हम जानते हैं उन सबको ये बोलना पड़ेगा और एवरीबडी, हर एक ने ये कोविड कंप्लायंट बिहेवियर लाना पड़ेगा। क्या है कोविड कंप्लायंट बिहेवियर? मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, कॉफ या स्नीज करना है तो एल्बो में करो, मैंने बताया एल्बो में करो, हाथ में मत करो। हाथ में क्यों ना करो? आप छींकोगे, खांसी करोगे, उसका ड्रॉपलेट्स आपके हाथ पे आएगा, ड्रॉपलेट हाथ पे आएगा, आप खुद को लगाओ कि आपको पॉजिटिव है तो उसको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपका ड्रॉपलेट आप कोई टेबल पे टच करोगे, सीढ़ियाँ से चल रही वहाँ सीढ़ी के बाजू में करोगे और उसी पे दूसरा कोई जाएगा, उस पर टच करेगा, वो मुंह को लगाएगा तो आपका वायरस जो है ट्रांसमिट दूसरे को होता है। इसलिए कफिंग या स्नीजिंग एल्बो में करो, क्योंकि एल्बो आप कहीं नहीं लगाने वाले हो, आप घर पे जाओगे धोओगे, लेकिन दूसरे कोई पार्ट में नहीं टच करोगे तो उससे प्रिवेंशन होता है। एल्बो करो, हाथ बार बार धोना पड़ेगा। जब भी आपका हाथ चेहरे के, बॉडी के कौन से भी पार्ट को टच करना है उसके पहले साबुन से कम 20 सेकंड क्लियरली धोना है। मैंने पहली बार भी बताया था कि ऐसा 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 पूरे 5 पार्ट है, कम से कम 20 सेकंड धोना है। दिस इज सेकंड। मास्क यूज करो, कॉफिंग एल्बो में करो, हाथ धो। आपको सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। ये जब तक नहीं करोगे तो आपके ड्रॉपलेट्स बढ़ने के चांस है। इसीलिए क्राउडिंग प्लेसेस है, इसलिए क्राउडिंग नहीं करना है। वो पब्लिक प्लेसेस हो, सेमी पब्लिक प्लेसेस हो, ऑफिसेस हो, प्राइवेट ऑफिसेस हो, रास्ता हो या मार्केट हो या घर हो, क्राउडिंग नहीं करना है, क्योंकि ट्रांसमिशन ऑफ वायरस जो है पूरी तरह से पर्सन टू पर्सन ड्रॉपलेट्स के माध्यम से होता है और ड्रॉपलेट्स 6 फुट से ज़्यादा नहीं जा सकता, इसलिए 6 फुट का अंतर रखना है। और ये अगर करोगे तो ही हम उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। इसलिए प्रिवेंशन करना है, प्रोफिलैक्टिक मेजर्स हमें लेना है और इसके बाद ये करोगे तभी हमारी सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू रह सकती है। नहीं किया, मैं लास्ट 8 दिन से आपको वार्निंग दे रहा हूँ। मैं खुद बाजार में गया हूँ, मेरे ऑफिसर गए हैं, पुलिस ऑफिसर्स घूम रहे हैं, आपको फाइन भी कर रहे हैं। ये फाइन करने 1 या 2 बार मैं करूँगा, 3 बार करूँगा। उसके बाद एपिडेमिक एक्ट के तहत और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी होगी, FIR भी होंगे। ये मुझे आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये आपका बिहेवियरल चेंज करने के लिए बता रहा हूँ। हर एक ने अगर तय किया कि नहीं, आज से, अभी से मेरा बिहेवियरल चेंज होगा, मेरी लाइफस्टाइल चेंज होगी, मैं करूँगा, मेरे जो नियर डियर है उनको बताऊँगा, उनसे करवाऊँगा, तो 90% प्रॉब्लम कम हो सकता है। क्राउडिंग प्लेसेस क्यों करना है? मार्केट में जाना है, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग एसेंसी की जाओ। मेडिसिन जाना है, मैंने पूछा क्यों जा रहे हो दोनों? नहीं, मेडिसिन जाना है। मेडिसिन शॉप पे मेडिसिन लाने के लिए 2 आदमी क्यों चाहिए? एक जा सकता है, मेडिसिन ला सकता है। ऑफिस जा रहा हूं, मैं ड्रॉप कर रहा हूं, वो खुद नहीं जा सकते। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी जो रेगुलेटेड फॉर्म में आपको जो मोहलत दी है वो रेगुलेशंस आप क्यों नहीं फॉलो कर रहे? अगर रेगुलेशन फॉलो नहीं कर, इसका मतलब एपिडेमिक एक्ट की जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दी है, कारपोरेशन ने दी है, अथॉरिटीज ने दी है, वो आप ब्रीच कर रहे हो। और उसका ब्रीच करना मतलब एपिडेमिक एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और रेलेवेंट एक्ट के खिलाफ आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकते हैं, उसका 6 महीने से ज़्यादा पेनल्टी हो सकती है, जेल में भी जा सकते हो। वो तरीके वहाँ तक हमें नहीं जाना है। हमें ये करना है कि हमारा बिहेवियर चेंज करना है और वायरस का ग्रोथ जो है उसको कम करना है, उसका ट्रांसमिशन कम करना है। और ट्रांसमिशन हमने कम कर दिया, इन्फेक्शन कम होगा, इन्फेक्शन कम होगा तो फैटेलिटीज कम होगी, डेथ कम होगी और हमारा बिहेवियर अच्छा रहेगा, तो हम
ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एक्टिविटीज़ कर पाएंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके ये प्रोफिलेटिक चेंजेस है, बिहेवियरल चेंजेस है, सोशल बिहेवियर, कल्चरल बिहेवियर, रिलीजियस बिहेवियर है, इसको चेंज करना पड़ेगा। ये अगर हमने नहीं किया तो हमें मजबूरन अथॉरिटीज इंक्लूडिंग मी, एनएमसी में पर्टिकुलरली, मुझे लॉकडाउन करना पड़ेगा। और इस बार अगर लॉकडाउन मैं करूँगा तो सिर्फ लॉकडाउन नहीं रहेगा, वो टोटल कर्फ्यू रहेगा। और टोटल कर्फ्यू मतलब ओनली हेल्थ इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी के सिवा किसी को भी बाहर घर के आने की जो परमिशन है नहीं मिलेगी। और वो कम से कम 14 या 15 दिन होगा। उसके पहले मैं कम दिन का करूँगा नहीं, क्योंकि उसकी साइकिल ब्रेक करने में हमें मदद होगी। लॉकडाउन अगर करना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे फोर्स कर रहे हो। अभी भी टाइम गया नहीं है, अभी भी टाइम नहीं गया आहे, अजूनही वेळ गेलेली नाही आहे। प्रत्येकानं आपलं जर बिहेवियरल चेंज केलं, फक्त मी नागपूर सिटीपुरतं बोलत नाही, प्रत्येकानं प्रत्येक सिटीमध्ये, प्रत्येक गावामध्ये, प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आपलं बिहेवियर जर कोविड कंप्लायंट नसेल तर तिथल्या केसेस वाढणारच आहे, ट्रान्समिशन होणारच आहे। आणि म्हणून ते टाळायचं असेल तर आपला बिहेवियरल चेंज आणणं, लाईफस्टाईल चेंज करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे। अगोदर फक्त आपण कपडे धुणं आवश्यक होतं, आज आपल्या प्रत्येक गोष्ट सॅनिटाईज करायची आहे। गाडीवर बसलं, गाडी सॅनिटाईज करायची आहे, सोफ्यावर बसलो, सोफा सॅनिटाईज करायचा आहे। मी आता खुर्चीवर बसलेलो, समोर टेबल आहे, माझ्याकडे व्हिजिटर्स असतात, मी त्यांना परमिशन दिलेली नाही, पण काही इमर्जन्सीमध्ये येतात, जे आल्यानंतर इमिजिएटली मी सॅनिटाईज करतो। माझा हा कार्यक्रम झाला की अगोदर मी पहिला हात धुणार, मग त्यानंतर माझ्या कोणत्या बॉडी पार्टला, चेहऱ्याला मला जर हात लावायचा असेल त्यानंतर लावणार। हे आपल्याला करावं लागेल, अन्यथा लॉकडाऊन आणि कर्फ्यू ह्या गोष्टी वाढत जातील। 7 दिवसाचा 14 दिवस, 14 दिवसाचा 28 दिवस, मग 1 महिना, मग 2 महिने, हा अंत राहणार नाही आहे। आपल्याला लॉकडाऊनचा अंत बघायचा नाही आहे, आपल्याला व्हायरसचा अंत करायचा आहे। आणि व्हायरसचा अंत करण्यासाठी आपलं बिहेवियरल चेंज आवश्यक आहे। आणि म्हणून त्या दृष्टीने आपल्याला प्रत्येकाला बिहेवियर करावं लागेल। हे का लॉकडाऊन नको असेल, कर्फ्यू नको असेल, तो का नको? तर आपल्याकडे सर्व समाजातले, सर्व स्तरावरचे नागरिक आहेत, रिच आहेत, पुअर आहेत, यंग आहेत, ओल्ड आहेत, सिनियर सिटीजन्स आहेत, लेडीज आहेत, जेंट्स आहेत, प्रत्येकाची प्रॉब्लेम आहेत, प्रत्येकाची इश्यू आहेत। सकाळी दिवसभर कमवायचं, रात्री पोटावर जगायचं, असे सुद्धा आपल्याकडे खूप आहेत। फेंडर्स आहेत, ऑटो रिक्षावाले आहेत, हॉकर्स आहेत, चहावाले आहेत। अनेक जणांना अजून परमिशन आपण दिलेली नाही, का? तिथं क्राउडिंग होतं। मला अनेक वेळेस निवेदन येतात की चहा टपरीवाला परमिशन द्या, त्यांच्या पोटाचं काय? परमिशन दिली की 10-12 जण ते चहा प्यायला जाणार, त्याच्यातून क्राउडिंग होणार, त्याच्यातून ट्रान्समिट होणार। कप वापरणार, कपात जो वापरला तो परत वापरला, परत होणार। तो कप कुठेतरी फेकला, कुठेतरी हाताला लागला, कुणाला परत त्याच्यातून होणार। ह्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या खूप सायंटिफिकली अभ्यास करून शासनाने त्यानंतर हे निर्देश काढलेले आहेत, कुणाच्या मनाला वाटलं म्हणून नव्हे। ह्या व्हायरसचं बिहेवियर कसं आहे हे चेक करून कोणत्या कोणत्या ॲक्टिव्हिटी कशा कशा चालू करता येईल या दृष्टीने केलं। रेस्टॉरंटला आपण परमिशन दिली नाही, फक्त होम डिलिव्हरीसाठी दिलेलं आहे, बरेच रेस्टॉरंट तेही करतात। शासनाचा आणि आमचा मनोदय एवढाच आहे की आपल्याला रेग्युलेटेड फॉर्म्समध्ये ह्या ॲक्टिव्हिटी चालू करायच्या आहेत। म्हणून आपलं बिहेवियर चेंजेस आणणं हे प्राइम इम्पॉर्टेंस है, रादर दैट इज द ओनली थिंग। वो एक ही ऐसी चीज़ है कि वायरस को रोक सकती है, दूसरी कोई चीज़ आज वायरस को रोक नहीं सकती है। इसलिए आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉर्मल लाइफ जीना है, वो रेगुलेशन के साथ आप करो, नहीं तो मुझे मजबूरन लॉकडाउन और कर्फ्यू दोनों लगाने पड़ेंगे। वो कितने दिन रहेंगे मैं बता नहीं सकता, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप कैसा बिहेव करते हो, आप कैसा रिजल्ट देते हो। वो शॉपकीपर्स हो, शॉपकीपर्स ने देखना है कि मेरे शॉप में 5 से ज़्यादा आदमी कभी भी नहीं होंगे। मैं, मेरा शॉप है, दुकान पे फुटपाथ पे नहीं लगाऊंगा, फुटपाथ में क्लियर रखूंगा। जब कोई आएगा तो एक ग्राहक, 5 ग्राहक रहेंगे तो एक ग्राहक रहेगा, तो एक ग्राहक बाहर जाएगा, दूसरा आएगा, वो भी मास्क पहन के आएगा। आपके यहाँ सैनिटाइजेशन होगा, आपके यहाँ थर्मल गन होगी, उससे टेम्परेचर लिया जाएगा, उसका लॉग रखोगे। ये जब तक आप चालू नहीं करोगे तब तक आपको प्रॉब्लम है। और ये रेगुलेशन मैंने पहले ही बताया है, गवर्नमेंट ने बताया है, अभी उसका ब्रीच हो रहा है। इसलिए अभी पहले 2-4 दिन, 8 दिन तो हमने फाइन कर दिया, अभी नेक्स्ट वो सील करेंगे, लाइसेंस भी हम कैंसिल करेंगे।
और लोगों से अपील है, आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में सब्जी या कुछ एसेंशियल चीज़ें खरीदने के लिए जाते हो, वायरस खरीदने के लिए मत जाइए। आप बाहर से कुछ प्रेशियस चीज़ें लाइए जो आपके लाइफ जीने के लिए चाहिए, उसको एसेंशियल चीज़ें बोलते हो। आप बाहर जाते हो और वायरस लेके आते हो फ्री में। तो जो बाहर जाके वायरस लेके आते हो, दैट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। आप बोलोगे ऐसा कैसा बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकता हूं, क्योंकि जो हमने डेथ का ऑडिट किया, इसमें हमने ऐसा पाया सबसे ज़्यादा डेथ हमारे यहाँ 38 जो है वहाँ बिजनेस पर्सन की डेथ हुई है, और उसमें से ज़्यादा डेथ ये 3 जून के बाद जब से बिजनेस एक्टिविटी चालू है वहाँ के है। सेकंड कैटेगरी ऑफ डेथ अगर आपको देखोगे तो अनएम्प्लॉयड है, उनकी डेथ ज़्यादा हो गए। उसका मतलब मिशन बिगिन के बाद अनएम्प्लॉयड जो बाहर घूम रहे हैं, जो आपको नॉर्म से फॉलो नहीं कर रहे, वो इन्फेक्ट हो रहे, वो इन्फेक्शन घर पे आ रहा है, और उसके ऊपर जो इन्फेक्शन हुआ है वो हॉस्पिटल में टाइम पे नहीं जा रहा है, कॉर्पोरेशन को नहीं बता रहा है, ट्रीटमेंट के लास्ट मोमेंट पे आ रहा है, तो डेथ बढ़ गई है। तो इसलिए बाहर आप अगर जाते हो एसेंशियल चीज़ें के लिए, तो बाहर से सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल चीज़ें ही लाओ, उसके साथ वायरस को घर में मत लेके आओ। वायरस को हमें रोकना है, वायरस को उसका जो फैलाव है उसको रोकना है, उसकी चेन ब्रेक करना है। तो बाहर जाओगे तो ये केयर जरूर लेना है कि मैं सिर्फ हेल्दी चीज़ें बगैर वायरस के घर वापस आऊँगा। और जब घर जाते हो तो घर एंटर करने के पहले आपका हैंड वॉश होना चाहिए। आप बोलोगे घर में जाऊँगा तभी कर पाऊँगा, आपके अगर कोई हाथ को इन्फेक्शन लगा है, दरवाजा पे लगाओगे, उसका वहाँ पे टच होगा, आपके घर का कोई बच्ची होगी, कोई सीनियर सिटीजन्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, उसको लगाएंगे, आपका पॉजिटिव है तो उसको ट्रांसमिशन हो जाएगा, अल्टीमेटली हो जाएगा। तो घर से बाहर से घर जब जाते हो, घर के बाहर हैंड वॉश विथ साबुन सोप से करना है, उसके बाद एंट्री करना है, और आपको पहले जो कपड़े हैं चेंज करके वो बाथरूम में रखना है, शावर लेना है, और उसके बाद ही बाकी अपनी फैमिली के जो मेंबर उनके साथ बैठना है, इंटरेक्शन करना है। ये नॉर्म्स अगर नहीं फॉलो किया जाए तो कोरोना आपके घर में आना है, आपको कोरोना होना है, और आपने आपके फैमिली मेंबर को इन्फेक्ट करना है, और आपकी फैमिली खुद को डेंजर में डालना है, ये तय है। यही एक्सपीरियंस लास्ट 45 डेज का है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू रखनी है रेगुलेटेड फॉर्म में, वो शॉपकीपर्स हो, पीपल हो, सिटीजन्स हो, या फिर उसके साथ कोई इस्टेब्लिशमेंट है। हमने बोला कि जो इस्टेब्लिशमेंट्स है, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, कंपनी हो, 15% या 15 लोग, इससे जो ज़्यादा है, इसमें से जो ज़्यादा है उतनी रखिए। 50% तक लोग जा रहे हैं, हमने वार्निंग दी है, दोबारा वार्निंग दी है। इसके बाद कोई भी ऑफिस हो, प्राइवेट या पब्लिक, एसेंशियल चीज़ें उनको एक्सेप्ट की है वो छोड़ के, अगर ऐसे 15% से ज़्यादा या 15 लोगों से ज़्यादा, जिसमें से जो ज़्यादा है वो नंबर से ज़्यादा दिए, तो इस्टेब्लिशमेंट बंद की जाएगी और एपिडेमिक एक्ट के खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो परमिटेड है वो करो, जो टाइम के लिए परमिट है उतने टाइम करो, जो रेगुलेशन के साथ है उसके साथ ही करो। इस तरह से हमें जाना है। अगर इसके बावजूद भी किसी को कोरोना होता आहे, कुणाला जर याच्या व्यतिरिक्त हे सगळे मेजर्स घालून वापरून याचं पालन करून जर कोरोना होत असेल, तर सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे की तात्काळ ती माहिती NMC म्हणजे नागपूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किंवा आपली जी ऑथॉरिटी त्यांच्यापर्यंत कळवली पाहिजे कंट्रोल रूमला, आणि आपण आपल्या डॉक्टराकडे किंवा कॉर्पोरेशनच्या डॉक्टराकडे किंवा गव्हर्नमेंट कॉलेजमध्ये या ठिकाणी जाऊन तपासणी केली पाहिजे। गेल्या अनेक दिवसात आम्ही बघितलं, आमचे फिवर क्लिनिक आहे तिथे 11, लॉकडाऊनच्या काळात तिथं फिवर क्लिनिकला नागरिक यायचे, तपासायचे। आता कोणीही नागरिक तिथे येत नाही। याचाच अर्थ एक तर ते स्वतः घरी राहतात, माहिती सांगत नाहीत, किंवा प्रायव्हेट डॉक्टरकडे जातात। आता आमच्या हे लक्षात आलं की प्रायव्हेट हॉस्पिटल आणि डॉक्टर्स यांनी काही बिहेवियरल चेंजेस आणणं गरजेचं आहे। यांचं जे काम आहे ते काम करण्याच्या पद्धतीमध्ये चेंजेस आणणं गरजेचं आहे। मी आपल्याला जे सांगितलं की 38 केसपैकी आम्ही त्याचा अनालिसिस केल्यानंतर लक्षात आलं, आम्ही जे 21-22 केसेसचं डिटेल्समध्ये अनालिसिस केलं, सगळ्यांचं केलं, पण डिटेल्समध्ये 21 झालं, बाकीचे 2 दिवसात ते अनालिसिस होतं। त्या 21 केसेसपैकी 19 केसेस अशा होत्या ज्या डेथ झालेल्या आहेत,
त्या प्रथमतः सिम्पटम आल्यानंतर किंवा ताप आयलाय ज्याला म्हणतो, म्हणजे ताप, खोकला, ब्रेथलेसनेस, ह्या केसेस प्रायव्हेट डॉक्टरकडे गेल्या. प्रायव्हेट डॉक्टरनी त्यांना साधं नॉर्मल व्हायरल आहे म्हणून तपासलं, टॅब्लेट दिल्या आणि घरी पाठवलं. घरी पाठवून तर 3 किंवा 4 दिवसानंतर तो ताप उतरला नाही किंवा म्हणून आमच्याकडे आल्या. आम्ही स्वाब घेतला आणि त्यानंतर ती वेळ निघून गेलेली होती. पर्यायाने त्यांचा डेथ झाला अनफॉर्च्युनेटली. ह्या जर केसेस डॉक्टरांनी स्वतःहून ज्या हॉस्पिटलकडे जे की मॅन्डेट आहे त्यांना, म्हणजे प्रायव्हेट फिजिशियन असतील किंवा हॉस्पिटल असेल, तो BAMS असेल, BHMS असेल, MBBS असेल किंवा इतर कोणतेही असतील, आपल्याकडं कोणतीही केस आल्यानंतर ILIची, इन्फ्लुएन्झा लाईक ज्याला इन्फेक्शन म्हणतो, ताप असेल, खोकला असेल, ब्रेथलेसनेसचा त्रास असेल, अशी प्रत्येक केस ही कॉर्पोरेशनला किंवा तिथल्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरची कंट्रोल रूम त्या ठिकाणी कळवणं अपेक्षित आहे. आणि अशी प्रत्येक केस जी ILIची आहे त्याचा स्वॅब घेऊन किंवा अँटीजीन टेस्टच्या माध्यमातून टेस्ट करणं कोरोनाची बंधनकारक आहे. हे आपण पाळताना दिसत नाही. ना डॉक्टर प्रायव्हेट पाळायला दिसतं मला इथं आणि नागरिकांनी पाळायला दिसतंय. म्हणून माझी विनंती आहे सर्व डॉक्टरांना, सर्व हॉस्पिटलला, ILIची प्रत्येक केस आपल्याला गाईडलाईन दिलेल्या आहेत. ILIची प्रत्येक केस ही कोविड केस आहे असं म्हणूनच ट्रीट करावं लागेल आणि त्यांची माहिती तात्काळ त्याच वेळेस त्याच दिवशी कंट्रोल रूमला कळवली तर आम्ही त्याचा फॉलोअप घेऊ शकतो, ट्रॅकिंग करू शकतो. वेळेवर जर माहिती भेटली तर ट्रीटमेंट करू शकतो आणि डेथ अवॉइड करू शकतो. ILI की हर एक केस हमने ऐसा पाया कि 21 में से 19 केस ऐसे थे जो प्राइवेट डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में गए थे. उन्होंने उनको सिर्फ वायरल बोल के ट्रीटमेंट दिया और वायरल ट्रीटमेंट देने के बाद वो 3 दिन उनका कम नहीं हुआ तो उसके बाद NMC को कांटेक्ट किया और उसके बाद हमने ट्रीटमेंट चालू किया. देर हो गई थी, उनकी डेथ हो गई. तो प्राइवेट डॉक्टर्स और नागरिक इन दोनों को मेरी अपील है कि आपको ILI का कौन सा भी सिम्टम हो, तुरंत ही आपके डॉक्टर के पास जाए और NMC को इन्फॉर्म करें, तो उस हिसाब से हम काम करेंगे, आपको ट्रीट करेंगे, ट्रैक करेंगे.